जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो फ्री बूस्टर बैच है उसमें डेली करंट अफेयर की शुरुआत की। तो उसी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज 10 जनवरी 2023 को ये पहला फर्स्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर के अंदर जो भी आज की इम्पोर्टेंट जो आपकी करंट अफेयर होंगी यानी न्यूज़ होंगी वो सभी शेयर की जाएंगी, जो कि विभिन्न एग्ज़ाम में जो भी प्रतियोगी एग्ज़ाम परीक्षाएं हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आपका रेलवे हो या यूपी पुलिस, कोई भी स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम हो उसका, उन सभी एग्ज़ाम्स में इवन सीटेट वगैरह है या यूपीपीएससी वगैरह के भी एग्ज़ाम में जो वनडे एग्ज़ाम उन सभी में आने वाले हैं। और जो यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आप देखेंगे कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसमें दो तरीके से करेंगे। एक तो डेली आपको करंट अफेयर का एक वीडियो लेक्चर देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इसी के साथ साथ एमसीक्यू की सीरीज भी दे देंगे। एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज भी आपको डेली के डेली देते रहेंगे ताकि आप प्रैक्टिस भी करते रहें। ठीक है, अब जो भी वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी आपके लिए कि हम जो भी करंट अफेयर्स आपको शेयर करेंगे उसके साथ साथ जो भी स्टैटिक जीके होगी वो भी आपको वहीं के वहीं बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहली न्यूज़ को। पहली न्यूज़ क्या है कि जो अहमदाबाद में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत हुई। ठीक है, क्योंकि ये पूछा भी जाता है कि अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है वो के भारत के किस शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट रहता है, आपको याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया है, गुजरात में। क्या है इसका उद्देश्य, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इसका जो उद्देश्य ये भी, जो भी पतंग निर्माता हैं या जो यात्री हैं उन सभी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पर वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें, अनूठी कला का, विशिष्ट कला का प्रदर्शन कर सकें। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, जो भी पतंग निर्माता हैं, पतंग निर्माता हों या कह सकते हैं हम जो भी तथा यात्रियों कह सकते, तथा बोलो यात्रियों को एक अवसर प्रदर्शन करने का। ठीक है, दूसरी दिन यानी, और ये हर साल जो अंतरराष्ट्रीय महोत्सव पतंग महोत्सव है इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये प्रति वर्ष जो है वो अहमदाबाद में ही मनाया जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। अब हम बात करेंगे जो कि अहमदाबाद जो है वो कहाँ पर पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात की अगर बात की जाए तो यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है, वो है आपके भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है, भूपेंद्र भाई पटेल जो है वो यहाँ के क्या है, सीएम है, आपको याद रखना। और गुजरात में ही है आपका गिरी नेशनल पार्क। ठीक है, गिरी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है, गुजरात में ही। गिरी नेशनल पार्क गुजरात में है आपका, गुजरात में ही है मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है, गुजरात में ही है। इसके अलावा गुजरात में ही है ब्लैक बक नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, गुजरात में ही है। तो आपको ये सब पॉइंट जो है वो याद रखना है कि गुजरात में क्या है आपका है, मैंने आपको बता दिया कि गिरी नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क गुजरात में, ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में ही है। इसके अलावा गुजरात में ही है आपका सरदार जो पटेल हैं, सरदार पटेल की जो मूर्ति है, जैसे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कहा जाता है, 182 मीटर है। और ये कहाँ पर है, और इसी को बोला जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो भी कहाँ पर है, गुजरात में ही है, याद रखना। और ये कहाँ पर है, ये सरदार सरोवर बांध पर है, सरदार सरोवर डैम बांध पर है, नर्मदा नदी के तट पर। और ये सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, तो ये आपकी देखो, अब यहाँ पर ये आप इम्पोर्टेंट समझो क्या क्या है। एक तो हमने ये बताया कि अहमदाबाद में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत हुई, लेकिन उसके साथ साथ इसका उद्देश्य है कि जो भी पतंग निर्माता हैं या जो भी यात्री हैं उन सभी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पर वो अपनी अनूठी कला का प्रदर्शन कर सकें। ठीक है,
अब इसी में 1989 में इसकी से शुरुआत हुई और प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो हमने इसके अलावा जो आपको चीज़ें बताई ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, गुजरात में ही है। मरीन नेशनल पार्क गुजरात में, ब्लैक डक नेशनल पार्क गुजरात में ही है। सरदार सरोवर पटेल की जो मूर्ति है 182 मीटर, ये भी गुजरात में ही, और इसकी ऊंचाई कितनी 182 मीटर है। अगर बात की जाए किस नदी पर है तो नर्मदा नदी पर है, सरदार सरोवर डैम पर। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं और ऐसे ही चीज़ों को आप पढ़ेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट अगर बात करूँ, दूसरी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो है आधार पूनावाला जो है, आधार पूनावाला को क्या दिया गया, उनको पतंग राव ठीक है कदम पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये प्रथम व्यक्ति हैं, फर्स्ट ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी पतंग राव कदम पुरस्कार जो है वो प्राप्त करने वाले आधार पूनावाला जो है वो पहले व्यक्ति हैं। अब ये आधार पूनावाला हैं कौन, तो आधार पूनावाला जो है वो CEO हैं किसके, यानी ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो किसके, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना उसके। उनको ये पुरस्कार क्यों मिला, तो अगर मैं बात करूं पुरस्कार के लिए, तो उनको ये पुरस्कार जो मिला है वो कोविड-19 में जो लड़ाई करने के लिए, क्या होता है कोविड-19 के विरुद्ध जो लड़ाई थी उसको लड़ने के लिए, उसमें योगदान के लिए, विशिष्ट योगदान के लिए उनको ये पुरस्कार मिला आधार पूनावाला को। ठीक है, आ रहा है नीचे। ठीक है, अगर मैं बात करूं पतंग राव कदम की, तो ये कहाँ के हैं, ये महाराष्ट्र के हैं, और ये महाराष्ट्र के एक लीडर हैं। महाराष्ट्र के क्या हैं, एक राजनेता हैं, और उन राजनेता की स्मृति में, राजनेता है नहीं राजनेता थे, उनकी स्मृति में ये पुरस्कार आपको, यानी जो पतंग राव कदम पुरस्कार है वो महाराष्ट्र सरकार ने इसका गठन किया। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में ही आपकी हैं एलिफेंटा गुफाएं। एलिफेंटा गुफाएं जो है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, और ये किनसे संबंधित है, ये बौद्धों से संबंधित है या बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है भाई, याद रखना। महाराष्ट्र में ही है आपकी अजंता की गुफाएं, अजंता अलोरा की गुफाएं जो हैं ये भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और अगर एलिफेंटा गुफाओं की बात करूँ तो ये मुंबई में है। आपको याद रखना ये कहाँ पर है, ये मुंबई में है। ठीक है भाई, चलो आप आगे चलते हैं। अब एक एक इंपॉर्टेंट खबर को हम आपको ऐसे ही शेयर करते रहेंगे, तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का विशेषकर, और ये पॉइंट जो है वो आप नोट करते रहना साथ के साथ। अगर बाई चांस कोई भी पॉइंट छूटता भी है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, और टेलीग्राम चैनल पर हम आपको इसकी जो PDF है वो भी प्रोवाइड कर देंगे, या इमेज जैसे होगा, नोट्स वगैरह भी आपको हम शेयर कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे बात करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे बात करें तो जो कश्मीर के रहमान राही हैं, तीसरे नंबर कश्मीर के रहमान राही का निधन हुआ। ठीक है, इनका क्या हो गया, निधन हो गया। अब चूंकि नाम आया रहमान राही का, तो ये रहमान राही कौन है, तो रहमान राही है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता। ठीक है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जो है वो कौन है, रहमान राही हैं। अब हम बात करते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको कब मिला था, इनको मिला था 1965 में। ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना जो की गई थी ज्ञानपीठ की, वो कब की गई थी, ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी, स्थापित हुआ था 1961 में, लेकिन पहली बार दिया गया था 1965 में इसको रहमान राही को, जो कि कश्मीर के, और ये किसमें दिया, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। और जो भी हमारी 8वीं अनुसूची है, उन 8वीं अनुसूची के अंदर टोटल आपको पता है ना 22 भाषाएं हैं, तो उन 22 भाषाओं में से किसी भाषा में एक से अधिक भाषाओं में अगर आप कोई भी रचनात्मक कृति लिखते हैं, रचनात्मक या आप कोई लेखक, यानी कुल मिला के किसको मिलता है, किसको, ये लेखक वगैरह जो है उनको साहित्य के क्षेत्र में
और ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1961 में की गई थी। पहली बार 1965 में रहमान राही को दिया गया था। तो जो रहमान राही हैं वो कश्मीर के निवासी, उनको क्या हुआ था, इनको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और एक पॉइंट और याद रखना कि इनको, जो रहमान राही हैं, इनको क्या किया गया 2000 में, वर्ष 2000 में इन्हें क्या किया गया, इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार तो मिला ही, और कई बार क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज इस तरीके से भी ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि हाल ही में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए रहमान राही का निधन हुआ, इनको किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त मिला था। तो ध्यान रखना कब मिला था, किस वर्ष मिला था, वर्ष 2000 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार में, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या मिलता है, 11 लाख का तो कैश मिलता है, यानी 11 लाख जो है वो नगद मिलता है। इसके अलावा एक प्रशस्ति पत्र मिलता है इसमें, और एक वांग देवी की मूर्ति मिलती है। वांग देवी कौन होती है आपको पता ही है, वांग देवी की मूर्ति कोई बताएगा क्या, कमेंट करके बताना। वांग देवी कौन होती है, ये होती है सरस्वती। ठीक है, ज्ञान की देवी जिनको कहा जाता है। लेकिन आधुनिक ज्ञान की देवी कौन है, इनको भी याद रखना, जो कि है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले, जिनको आधुनिक ज्ञान की देवी कहा जाता है। ये वो प्रथम महिला शिक्षिका है, इनको भी याद रखना आप। ठीक है, ये कौन थी, ये प्रथम महिला शिक्षिका थी। इनके ही योगदान से आज महिलाएं जो है विदेश विदेश में नाम कमा रही और पढ़ रही, वरना महिलाओं को शिक्षा का प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। यही वो महान हस्ती हैं जिन्होंने क्या किया था, स्टेप लिया, और इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। चलो, क्योंकि हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर पर बात करेंगे। अब यहाँ पर एक और करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट न्यूज है, देखें, अनाहत सिंह, ये एक लड़की हैं और ये स्क्वैश प्लेयर हैं। और अनाहत सिंह ने क्या किया, अनाहत सिंह ने जो ब्रिटिश जूनियर जो प्रतियोगिता होती है, जूनियर ओपन जो होता है, उसमें जूनियर ओपन में जो गर्ल्स अंडर 15, ठीक है, का खिताब जीता। अब ये अंडर 15 का खिताब जो होता है, खिताब जीता, ये होता क्या है, देखो ब्रिटिश जूनियर जो प्रतियोगिता है वो जूनियर ओपन है। इसमें क्या होता है, पूरे विश्व के यानी देश के अलग अलग डिफरेंट देशों से जो भी अच्छे खिलाड़ी होते हैं और वो इसमें आते हैं। तो इसमें स्क्वैश में ये खिलाड़ी किसकी है, स्क्वैश। ठीक है, और ये अनाहत सिंह जो है वो इंडिया की हैं, आपको पता होना चाहिए। और ये कैसी हैं, ये 14 वर्षीय लड़की हैं जो कि सबसे युवा खिलाड़ी हैं, इसीलिए इन्होंने क्या किया, गर्ल्स अंडर 15 की विजेता रही है ये, तो आपको याद रखना। और ये भारत की तरफ से इस बार के कॉमनवेल्थ गेम में गई थी। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी अनाहत सिंह। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम में जो खिलाड़ी गई थी उसमें सबसे कम एज की यानी कम आयु की जो खिलाड़ी थी वो कौन थी, अनाहत सिंह थी, याद रखना। चलो आगे चलते हैं। तो आपको इसी तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो ऐसी डेली की डेली मिलती रहेंगी। आप इनके क्वेश्चन जो है वो भी करते रहें और अच्छे से इनके नोट्स बनाते रहें। यदि नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो उसके लिए फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वैसे जितना टाइम मिल जाता है, अगर आप एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि आप इतने तो एक्सपर्ट होने चाहिए, ताकि जो आप जो नोट्स हैं वो आप इतने में आराम से बना सकते हैं। इतना टाइम हम यहाँ पर देते हैं। चलो अब हम अगली जो न्यूज़ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केरल जो है, केरल राज्य, ठीक है, केरल राज्य जो है वो अपने बैंकिंग सेक्टर में यानी बैंकिंग कार्यक्रम के लिए सबसे यानी पूरी तरह से क्या हुआ, डिजिटल राज्य घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केरल जो है वो देश का पहला ऐसा राज्य है, देश का पहला राज्य जो पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग को अपनाया।
ठीक है। तो केरल जो है वो पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने बैंकिंग सेक्टर में पूरी तरह से कोई भी काम हो बैंकिंग के अंदर वो सारा का सारा डिजिटल जो है वो यानी पेपर वर्क जो है बिल्कुल खत्म कर दिया। तो सारा का सारा डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की। वो देश का एकमात्र राज्य कौन सा बन गया? केरल, जिसने अपने बैंकिंग सेक्टर में पूरी की पूरी डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत कर दी और इसीलिए इसको 3 डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्राप्त हुए। 3 डिजिटल इंडिया पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया। बात करते हैं हम केरल की, तो केरल के जो सीएम हैं वो कौन है? पिनराई विजयन। ठीक है, इस बार के सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था और आने वाले एग्जाम में सीएचएसएल में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के सीएम के नाम पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। केरल के जो सीएम है वो पिनराई विजयन है और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ की अब बात करें केरल में, तो केरल के ही अंदर आपको पता है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और ये बहुत पूछा गया था। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? केरल में है। वन्य जीव अभयारण्य केरल में ही है। और पेरियार जो है वो केरल की ही एक रिवर भी है, ये भी याद रखना। पेरियार केरल की एक नदी भी है, पेरियार नदी। ठीक है, और इस पेरियार नदी की अगर बात की जाए तो ये केरल की क्या है? सबसे लंबी नदी है। कैसी नदी है? सबसे लंबी और बड़ी नदी जो है वो पेरियार नदी है। तो केरल की बात करें, केरल में क्या है? यहाँ के सीएम जो है पिनराई विजयन है। यहाँ पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है। इसके अलावा मैं केरल की बात करें तो एराविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है। और अगर केरल की स्थापना की बात की जाए तो केरल की जो स्थापना है, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1961 में हुई थी, 1961 में हुई थी केरल। और इस केरल को ही क्या कहा जाता है? मसालों की रानी कहा जाता है। इस मसालों का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो किस राज्य में होता है? केरल में ही होता है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक, तो ये है यहाँ की इम्पोर्टेंट जो ये न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल जो है वो क्या है? देश का ऐसा पहला राज्य है जो जिसने डिजिटल बैंकिंग को अपनाया, पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग को। और उसके अंदर जो भी मैंने पॉइंट थे वो बोले। चलो अगली न्यूज़ में चलते हैं। अगली एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है, यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हमने पिक कर करके लेकर आए हैं, उनको एक एक पॉइंट, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन अगर आए तो आपका छूटे ना। अगर कोई छूटता भी है तो लास्ट में जब साप्ताहिक करंट अफेयर लेंगे उसमें कवर कर लेंगे, फिर मंथली करंट अफेयर में छांट के कवर कर लेंगे। डेली करंट अफेयर में टारगेट ये रहता है कि ज़्यादा रहता है, लेकिन साप्ताहिक में उससे कुछ कम हो जाएगा, इंपॉर्टेंट छांट के रखेंगे। और मंथली में फिर उससे भी थोड़ा सा इन्हीं में से न्यूज़ निकल के आएंगी। तो कोई भी पॉइंट जो है वो आपका नहीं छूटेगा, करंट अफेयर आपका पूरा का पूरा होता रहेगा। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि यूपी के अंदर यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि यूपी ग्लोबल सिटी अभियान की शुरुआत की। यूपी ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि यूपी ग्लोबल सिटी अभियान जो है इसकी शुरुआत की। ये कहां पर शुरुआत की गई? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। अब बात आती है कि क्यों ये शुरुआत की यूपी ग्लोबल सिटी की शुरुआत, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जितने भी नगर निकाय हैं, टोटल कितने? 762 जो है वो 762 नगर निकाय हैं। उन सभी नगर निकायों के अंदर क्या करना? यूपी जो ग्लोबल सिटी है, इसका नाम से स्पष्ट है ग्लोबल सिटी। इसका मतलब क्या है कि जितने भी नगर निकाय हैं टोटल, बाद में कितने यूपी के अंदर कितने 762 नगर निकाय हैं, और उन सभी नगर निकायों का बात यह कि जो शहर हैं यूपी के, उन शहरों को क्या किया जाए? वैश्विक स्तर पर चाहे उसकी स्वच्छता की बात हो या कचरा प्रबंधन की बात हो, जल आपूर्ति की बात हो, ठीक है, आदि ये सभी सुविधाएं जो है वो दी जाए। यानी कि उद्देश्य बढ़िया है, हालांकि ऐसा हो ना हो एक अलग चीज
है, किताबों में योजना बहुत अच्छी है कि यूपी ग्लोबल सिटी अभियान जो है इसकी शुरुआत की गई। इसके लिए जितने भी यूपी के अंदर जो 762 नगर निकाय हैं उन सभी को में उसके शहर के अंदर यानी शहरों के अंदर जो भी सामान्य आधारभूत सुविधाएं हैं वो सब दी जाएं, और वो कैसी दी जाएं, ग्लोबल स्तर पर यानी वैश्विक स्तर पर दी जाएं। ताकि अब ये क्यों ऐसा कदम लिया गया, क्योंकि यूपी में अभी पता है आपको ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है। इन्वेस्टर्स समिट, ये समिट के इन्वेस्टर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा यूपी में इन्वेस्ट किया जाए। तो जो इन्वेस्टर समिट है इसका उद्देश्य इसी के नज़र में, क्योंकि यूपी सरकार ने टारगेट रखा है कि वो अगले 5 सालों में क्या करेगा, अपनी इकोनॉमी को, जो वहाँ की यूपी की इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को कितना पहुँचाएगा, कोई बताएगा। लक्ष्य रखा है $1 ट्रिलियन का, $1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है, $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना। और उसी की दिशा में ये एक कदम है यूपी ग्लोबल सिटी अभियान, ताकि जो शहर हैं उन शहरों के अंदर जो भी आधारभूत सुविधाएं हैं वो सब प्राप्त की जाएं, और शहरों के अंदर जो कचरा प्रबंधन की जो एक विशेष समस्या है उसका भी उससे कैसे निपटान किया जाए उसके लिए कदम उठाए जाएं, स्वच्छता पर कदम उठाए जाएं। इसके अलावा जल आपूर्ति वगैरह पर कदम उठाए जाएं, क्योंकि इन्वेस्ट कोई जब तो करेगा जब शहरों में सारी सुविधाएं मिलेंगी। भारत में कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा, और भारत में अगर यूपी में इन्वेस्ट करेगा तो यूपी में भी क्या करना पड़े, शहरों को वो सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी, चाहे कनेक्टिविटी हो चाहे किसी की भी सुविधा हो, वो सब सुविधाएं देनी पड़ेंगी। तो अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन बनाने के लिए एक उसी में पहला एक कदम है, यानी यूपी ग्लोबल सिटी अभियान। ठीक है भाई, चलो अब अगर हम बात करें यूपी की, तो आप यूपी की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो कौन है, और ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है ये होने वाली कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है, लखनऊ में ही होगी समिट। ठीक है भाई, लखनऊ में, जो कि क्या है, यूपी की कैपिटल है। तो अगर यूपी की बात करें तो यहाँ के जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ हैं, और यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है, लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, एकमात्र नेशनल पार्क जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। मैं यहीं पर लिख देता हूँ, यूपी का दुधवा नेशनल पार्क, और ये टाइगर रिजर्व भी घोषित है। दुधवा नेशनल पार्क जो है ये क्या है, एक टाइगर रिजर्व है। क्योंकि हमने टाइगर रिजर्व की बात की तो यूपी में टोटल जो है वो 4 टाइगर रिजर्व हैं यूपी के अंदर। उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ आपके लिए। चलो, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैं, 4 जो है वो टाइगर रिजर्व हैं। आप याद रखना कौन कौन से हैं, मैं चारों के नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हैं। एक तो आपका अमनगढ़, एक है दुधवा नेशनल पार्क, इसे लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, याद रखना दुधवा, और एक है आपका पीलीभीत। 3 तो ये पहले से थे। चौथा जो बना है अभी हाल ही में घोषित किया गया है, रानीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, रानीपुर नेशनल पार्क नहीं, सॉरी, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। नेशनल पार्क तो सिर्फ एक ही है, वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो इसको भी क्या किया गया, ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अब उत्तर प्रदेश के अंदर 4 टाइगर रिजर्व हो गए, जो कौन कौन से, एक तो अमनगढ़, एक दुधवा नेशनल पार्क, और पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य, और रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। तो टोटल अब यूपी के अंदर 4 हो गए। और उत्तर प्रदेश जो है वो पता है आपको, सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो एक्सप्रेस वे है वो कहाँ पर है, यूपी में। सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा जो एक्सप्रेस वे हैं वो उत्तर प्रदेश में ही हैं। ठीक है, अभी 6 हैं और आगे चल के 3 और जो बनेंगे, तो टोटल जाके लगभग 9 यानी एक्सप्रेस वे बन जाएंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो एक्सप्रेस वे वाला जो राज्य है वो कौन सा है, यूपी है। ठीक है, और यूपी का पहला एक्सप्रेस वे कौन सा है, यमुना एक्सप्रेस वे, और जिसको जो
प्रस्तावित किया गया था, जिसकी मतलब स्थापना जिसकी शुरुआत करने की थी मायावती सरकार में ये प्रस्तावित हुआ था। उसके बाद अखिलेश सरकार ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, और यूपी में ये विशिष्ट ट्रेंड है, कोई निर्माण करता है, उद्घाटन कोई और करता है, हर बार ऐसा ट्रेंड रहता है और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। तो ये तो थी आपकी करंट अफेयर, आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी वो हमने आपको शेयर की। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि हमने स्टैटिक जीके की भी पॉइंट आपके साथ शेयर किए और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो सभी आपको बताते हुए चले। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टडी करते रहिए, थैंक यू।